सो हेलो एवरीवन, आज से शुरू कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और होल न्यू चैप्टर। ठीक है, तो बहुत तगड़ा और बड़ा चैप्टर है। इसके बाद आपके दो ही चैप्टर बचते हैं, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स। वो एक हफ्ते के चैप्टर हैं, है ना। जो टाइम लगता है वो इसी में लगता है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो चलिए फिर, बहुत ज़्यादा समय आपका भी वेस्ट नहीं करूँगा मैं, और सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो मुद्दे की बात यह है भाई, देखो चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब भी आप बात करते हो इंट्रोडक्शन पहले दे दूं, ठीक है, चैप्टर का थोड़ा सा। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है इसमें, ज़रा ध्यान से देखो। एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप। अब ये ग्रुप दिखते कैसे हैं ये मेरे साथ यहीं पर सीख लो। एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO। कैसे सर? C डबल बॉन्ड O रहेगा और H रहेगा, एक वैलेंसी कार्बन की खाली रहेगी जुड़ने के लिए किसी एल्किल चेन के साथ, है ना, या फिर किसी और ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए एक वैलेंसी कार्बन की खाली रहेगी, बाकी जो है कार्बन की वैलेंसी इस तरीके से लगी रहेंगी। इस ग्रुप को हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। सर कीटोन ग्रुप कौन सा होता है? भैया कीटोन ग्रुप भी आप अगर देखो तो सर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर और यहाँ पर H नहीं होते हैं, यहाँ पर आप R जोड़ सकते हो। R मतलब क्या सर? कोई दूसरी चेन। सिमिलरली आप कार्बोक्सिलिक एसिड में आओगे, देखो डिफरेंस क्या है। कीटोन में सिर्फ C डबल बॉन्ड O है, एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O तो है ही है और ये H भी फिक्स है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है सर? कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ ऐसा है भाई कि C डबल बॉन्ड O तो फिक्स ही है, यहाँ पर एक और ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा है, लेकिन डबल बॉन्ड से नहीं, सिंगल बॉन्ड से। तो ऑक्सीजन तो दो बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बनाया और एक बॉन्ड ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बनाया, तो इसको COOH लिखते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो कार्बन ने 3 ही बॉन्ड बनाए, तो एक बॉन्ड और कार्बन बना सकता है, तो एक वैलेंसी इसकी और खाली हो जाएगी। ये अपने ग्रुप है। इनको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिख दिया जाता है मेरे भाई, ज़रा ध्यान से देख लेना इसको भी। इसको लिख देते हैं CHO, एक वैलेंसी खाली। इसको लिख देते हैं CO और 2 वैलेंसी खाली। इसको लिख देते हैं COOH और एक वैलेंसी खाली। इस तरीके से आप इनका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करना आप मेरे साथ। क्या सर? इन तीनों में ही एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक चीज़ आपको बहुत ही कॉमन देखने को मिलेगी। वो क्या है? वो है सर ये, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है। हाँ सर है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है। हाँ सर है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी अगर आप देखोगे तो क्या यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O है? हाँ सर, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O है। तो ऐसे जितने सारे कंपाउंड हमको देखने को मिलते हैं जिनमें C डबल बॉन्ड O होता है, क्या ऐसे जितने भी कंपाउंड जिनमें हमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप देखने को मिलता है, चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, और उस कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हो, तो इस टाइप के जितने ग्रुप होते हैं उनको हम कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ये हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये कार्बन होगा। ठीक है, और जितने भी कंपाउंड इस टाइप के ग्रुप्स को कंटेन करेंगे उनको हमने क्या बोलते हैं, कहा? उनको हम बोल देते हैं सर कार्बोनिल कंपाउंड्स। उनको हम प्यार से क्या बोलते हैं भाई? कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो ऐसे जितने भी ग्रुप्स, जितने भी कंपाउंड्स आपको दिखेंगे जिनमें C डबल बॉन्ड O हो, भले ही कुछ हो, फिर आगे अगर आगे H होगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा,
अगर आगे दोनों साइड कार्बन कार्बन होगा तो वो कीटोन बन जाएगा, है ना। ये आर जुड़ेगा यहाँ पर, आर मतलब कार्बन की चेन। ये जो खाली वैलेंसी है इनमें क्या जुड़ेगा, आर ही तो जुड़ेगा। और सी डबल बॉन्ड ओ है, साथ में ओ एच है और एक वैलेंसी खाली है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, जल्दी से इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो ये चैप्टर जो है, इसलिए हम कहते हैं कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये चैप्टर है ही अपना, लेकिन मोर देन डैट ये चैप्टर अपना कार्बोनिल कंपाउंड्स की स्टडी करना है, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ है। तो एक्चुअली इंट्रोडक्शन में क्या है कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे फिर सर, इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना है, या फिर कार्बोनिल सी डबल बॉन्ड हो के ही डेरिवेटिव के बारे में पढ़ना है। कुल मिला के आपने समझ लिया कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ना है और साथ ही में डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना है। तो जैसे किस किस के बारे में पढ़ना है सर, पहले तो हमको पढ़ना है एल्डिहाइड के बारे में, दूसरा तो हमको पढ़ना है कीटोन के बारे में, तीसरा तो हमको पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ये तीन तो बहुत कॉमन हो गए, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आगे देखो, तो चौथी चीज़ आपको ध्यान में जो रखनी है वो क्या है, अब हम डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे यहाँ से, तो डेरिवेटिव्स हेडिंग भी डाल देना, जो डेरिवेटिव्स हमको पढ़ने हैं, है ना। इन सारों जो कार्बोनिल कंपाउंड्स के जो डेरिवेटिव्स हमको पढ़ने हैं, डेरिवेटिव्स पे एक नज़र मार लेते हैं, डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं, है ना। ये सब तो नॉर्मल हो गए, तीन कंपाउंड। डेरिवेटिव में देखना, सबसे पहले पढ़ना है आर सी ओ ओ आर, इसको हम क्या बोलते हैं भैया, एस्टर। तो एस्टर के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। एक बार जल्दी से यहाँ पर मेरे साथ ही याद कर लो, आर सी ओ ओ आर क्या है, एस्टर है। सी ओ है, उस साइड ओ आर है और एक साइड आर है, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। एक बार याद ही कर लो। हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या, हाँ सर हो जाएगा। अब देखो अगला कंपाउंड इसी से बनाना सिखाता हूँ आपको, कैसे बनाओगे, जो अगला डेरिवेटिव्स है। ये आर सी ओ पकड़ लो, ठीक है सर, पकड़ लिया आर सी ओ। ये जो O है इसके साथ R जुड़ा है, तो इस R को हटा दो, तो क्या बना, आर सी ओ ओ, एक वैलेंसी खाली। मेरी बात समझ में आई। सबसे पहले तो हमने क्या करा, आर सी ओ उठाया, बीच के O के साथ R था उसको गायब करा और O की एक वैलेंसी खाली हुई। तो O की जो वैलेंसी खाली हुई है उसमें फिर से ये आर सी ओ जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे सर, सी ओ आर। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, इसका नाम क्या होता है भाई, इस ग्रुप का नाम क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड। क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड। प्लीज नोट इट डाउन। आर सी ओ आर और आर सी ओ ओ सी ओ आर, डेट इज एसिड एनहाइड्राइड। ये दो चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है। देखो अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अब दो ग्रुप आपको जो मेरे साथ ध्यान में रखने हैं वो है आर सी ओ। क्या ध्यान में रखोगे मेरे भाई, आर सी ओ ध्यान में रखोगे सर। तो तीसरा और चौथा डेरिवेटिव्स मैं आपका ऐसे ही बना देता हूँ। तीसरा डेरिवेटिव यहाँ पर कर लेते हैं आर सी ओ, और चौथे में भी क्या आएगा भाई, आर सी ओ। अगर आर सी ओ सी एल है, इसको एसाइल क्लोराइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं,
एसाइल क्लोराइड बोलते थे। ग्रुप याद करने पड़ते हैं एक्चुअली 11th में, है ना, बट बहुत लोग नहीं करे रहते हैं तो दिक्कत आती है। और RCOCl की जगह RCONH2 है, ये Cl को हटा के क्या लगा दिया, ये Cl को हटा के ये NH2 लगा दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, एसिड अमाइड, एसिडामाइट, एसिड अमाइट, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, एसिड अमाइड बोलते हैं। तो इतनी कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी थी, है ना, जो आई होप कि आप लोगों ने मेरे साथ रख ली होंगी। तो इसके बाद मैं आपको नॉमेनक्लेचर की तरफ तो ले ही चलूँगा, कॉमन सी बात है, नॉमेनक्लेचर हम आपको पूरा कराएंगे, ठीक है। तो बस करो भाई, इसको जरूर जल्दी से करो। तो आई होप आपने अब सारी चीज़ें कर ली होंगी कवर। RCOCl एसाइल क्लोराइड, RCONH2 एसिडामाइड, RCOOR एस्टर, RCOOCOR दैट इज एसिडामाइड, एसिड एनाइथाइड सॉरी। तो इस तरीके से चीज़ों को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि आप लोगों ने सारे ग्रुप्स लिख दिए हैं, आई नो डैट वेरी वेरी वेल, बट फिर भी मेरे साथ आप एक पन्ने में इन सारे ग्रुप्स को दोबारा लिखेंगे, ठीक है। लेट्स से आपकी कॉपी का एक पेज है, आइए मेरे साथ लिखिए इसमें दोबारा से सारे ग्रुप। सबसे पहले तो चैप्टर के जो कंपाउंड्स हैं सर, पूरा खोल के नहीं, बस इतना कि आपको याद है, ये सामने वाले को भरोसा हो जाए। तो एल्डिहाइड को क्या लिखते हो, CHO। कीटोन को क्या लिखते हो, C डबल बॉन्ड O होता है सर, 2 वैलेंसी खाली होती है, चाहो तो RR जोड़ सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे लिखते हो, COOH। इतने हो गए 3 ग्रुप। अच्छा चौथे की बात करते हैं सर, चौथा डेरिवेटिव था सर, RCOOR एस्टर। पांचवा क्या था सर, यही था सर, RCOO, ये R हटा देना था, फिर दोबारा क्या लगा देना था, RCO। तो उसको क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। सर छठवां क्या था सर, कुछ नहीं था, RCOCl एसाइल क्लोराइड। और सातवां RCONH2 एसिड अमाइड। दैट्स इट। ये 7 ग्रुप्स आपने इस तरीके से कर लेने थे, ठीक है भाई। और देखो जैसा कि मैंने कहा, ये तो बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा टफ भी लगे, बट विद टाइम आप समझ जाओगे कि ये फुद्दू सी चीज़ है, इसको कितना भाव देना चाहिए आप बाद में समझ जाओगे। फिलहाल ये कोई टॉपिक नहीं है, ये कोई इंट्रोडक्शन का भी पार्ट नहीं है, ये बहुत फुद्दू चीज़ है जो हमने कर दी है, और वो अच्छी बात है। अब जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक नंबर 1, हमने कहा हमें कार्बोनिल ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है, कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। तो पहली चीज़ आप जो मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके स्ट्रक्चर को ज़रा समझते हैं। देखो भाई, कार्बोनिल ग्रुप था क्या सर, C डबल बॉन्ड O होते हैं, है ना, 2 वैलेंसी कार्बन की खाली रहती है। तो इससे हमें पता चल रहा था
कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है अपना, इसका ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे पता चलता है सर हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम क्या करते थे, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड। वैसे इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप जाके VBT पढ़ लो अगर हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, कोई बुरी बात नहीं है, यहाँ पर तो बस ट्रिक्स चलेंगी। तो नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड प्लस लोन पेयर, ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक होती थी। आप बताओ इस कार्बन से कितने एटम अटैच हैं? एक तो ऑक्सीजन अटैच है, एक किसी और के साथ होगा, दूसरा किसी और के साथ होगा। ऐसा नहीं है कि ये दो बॉन्ड एक किसी के साथ बना लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर एक R तो होगा ही, तो एक R के साथ बनाएगा, दूसरे R के साथ, तो टोटल 3 एटम अटैच है। लोन पेयर कितने बचे कार्बन में? सर 4 ही बॉन्ड बना सकता है, चारों बना दिए तो 0। तो आंसर क्या आया भाई? 3 आया। आंसर क्या आया? 3 आया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? एक तो S आ जाएगा 3 में से, और बचे हुए 2 P होंगे। कितने बचे? 2, तो sp2। हाँ सर। सर अभी जो हाइब्रिडाइजेशन आया है जरा आप मेरे को बताओ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आया है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है 1s ऑर्बिटल प्लस में 2p ऑर्बिटल। हाँ सर। अब लेकिन मेरे भाई p के 2 ऑर्बिटल की हमने बात करी, लेकिन p में तो 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? सर एक तो होता है px, py, pz। T2g भी बोलते थे ना हम, वहाँ कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ते थे इन चीज़ों को। तो D में T2g EG इस तरीके से आते थे, हमने D के पढ़े थे, dx dy dz। उसी तरीके से हमें ये भी पता होना चाहिए कि P के भी कितने होते हैं सर? px, py और pz बेसिक फंडे हैं। तो सर 1s का ऑर्बिटल है और 2 p के ऑर्बिटल है, मतलब सर ये तो अब बच्चों वाली बात हो गई। 2 p के ऑर्बिटल है, मतलब मान लो उसने px यूज़ कर लिया, उसने py यूज़ कर लिया, तो क्या बचा? pz बच गया। pz हमारे पास अभी भी क्या है? रिमेनिंग है। तो इसका एक ऑर्बिटल क्या है? खाली है। इसका एक ऑर्बिटल क्या है? खाली है, रिमेनिंग है, इन हैंड है। ठीक है। अब भाई sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो बॉन्ड भी कौन सा बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो होते हैं वो कैसा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो अब मेरी बातों को यहाँ पर ज़रा थोड़ी सी देर के लिए सुनते रहना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना जिसने लिख दिया उसने लिख दिया, ठीक है? ज़रा ध्यान से देखना। तो जब भाई S और P मिलेंगे तो मैंने कहा सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। बहुत बढ़िया हुए आपने सर सिग्मा बॉन्ड बनाया। सिग्मा बॉन्ड जब बनता है तो इसका जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है वो मिलता है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या? ट्राइगोनल प्लेनर। अब ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर कैसा होता है सर? जिसने पिछले साल पढ़ा था वो जानता है ना? जिसने पिछले साल पढ़ा था वो जानता है। तो ट्राइगोनल प्लेनर कैसे बनेगा सर? आपने सुनी मेरी कही हुई बात है, मैंने क्या कहा? sp2 हाइब्रिडाइज जितने भी हैं वो क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इस बात को आपको दिमाग में बिठाए रखना है अगर नहीं आती तो। अब हमें यहाँ से क्या पता चला कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा फॉर्म होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर इसका स्ट्रक्चर निकल के आता है। तो भाई ये ट्राइगोनल प्लेनर होता कैसा है? आओ मैं बताता हूँ। देखो ये एक कार्बन है। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब क्या हुआ भाई? एक s का ऑर्बिटल आया होगा और p का ऑर्बिटल आया होगा, तो कुछ ऐसे मिले होंगे ये, है ना? ये p का ऑर्बिटल है, मान लो ये s का ऑर्बिटल है। तो हाइब्रिडाइजेशन में जो जितने भी मिलते थे उनको कैसे दिखाते थे हम? आगे से इतना बड़ा सा और पीछे से छोटा सा एक गोला। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को दिखाया जाता है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के कितने हैं सर? sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर कार्बन के कितने हैं? एक s का ऑर्बिटल है और 2 p के ऑर्बिटल हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि 3 तो इसके पास क्या है?
sp2 हाइब्रिडाइज्ड है स्ट्रक्चर, तो sp2 से क्या बनाएगा सर, सिग्मा बॉन्डिंग करेगा, सिग्मा बनाएगा। और एक तो ये किसी के p से जुड़ेगा, सॉरी, इस तरीके से। तो ध्यान से देखो भाई, यहां पर ये क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सिग्मा बॉन्ड ही क्यों बना सर, क्योंकि ये जो अपने कार्बन का पार्ट हमने लिया है ये कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सर ये यहाँ P से ही क्यों जुड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ेगा भाई। डबल बॉन्ड किससे साथ बना रहा है कार्बन, ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ ही ये जुड़ता है। सिमिलरली ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी जिसके साथ भी ये जुड़ेगा वहाँ पर क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड से भी जिसके साथ जुड़ेगा उसके साथ क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको शायद पता होनी चाहिए थी। अब आप देखो अगर ध्यान से, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा सर, वो होता है 120 डिग्री। इनके बीच का एंगल भी सर 120 डिग्री, और इनके बीच का भी एंगल सर 120 डिग्री। जिसको याद नहीं रहता है उसके लिए एक ट्रिक बता देता हूँ, इस केस के लिए स्पेशली। टोटल 360 डिग्री का एंगल होता है। टोटल यहाँ 1 2 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 360 डिवाइडेड बाई 3 120 ही आया आंसर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड तो किसी और के साथ बनाएगा, जो हमने यहाँ पर दिखा रखा है R के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, हाँ सर ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड तो बन गया है, तो ऑक्सीजन के साथ एक तो सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड है। आई होप दिख रहा होगा ये, है ना। ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड है, ऑक्सीजन के साथ ये वाला बॉन्ड तो कैसा है भाई, ये वाला बॉन्ड तो है सिग्मा, लेकिन ये वाला बॉन्ड कौन सा है, ये तो पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कैसे बनाएगा, उसी के लिए हमने क्या कहा कि pz रिमेनिंग है, तो इसको भूलना नहीं है। ये जो कार्बन है अपना, इसका pz रिमेनिंग है, pz ऑर्बिटल अभी भी इसके पास बचा हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये अपना pz की शक्तियों को दिखाएगा भैया, है ना। ये अपने pz की शक्तियों को दिखाएगा। 120 डिग्री है ये, इसको इधर लिख देते हैं थोड़ा, लो 120 डिग्री। तो pz की शक्तियों को दिखाएगा। तो ये इसका क्या है, pz है। किसका pz है सर, कार्बन का pz है। सिमिलरली ऑक्सीजन का भी एक p तो इसके साथ जुड़ चुका है, लेकिन उसके पास भी क्या है, ऑक्सीजन जो है अपना, उसके पास भी तो एक p है। तो क्या होगा सर, ये जो ऑक्सीजन का p है, इसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये अपने ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, कुछ इस तरीके से है। और पाई बॉन्डिंग हमेशा किस तरीके से होती है भाई, इसी तरीके से होती है। तो ये आपस में, ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, मिटा देता हूँ, ठीक है। कॉमन सेंस आ गया होगा आप में, अभी तक नहीं भी आया है तो हम ले आएंगे। स्ट्रक्चर कैसा है इसका, ट्राइगोनल प्लेनर है, बहुत बढ़िया। अब ऊपर का लिख लो, है ना, ताकि थोड़ा सा डायग्राम में आसानी हो, मिटा पाऊँ थोड़ी चीज़ें। तो ये मिटा देते हैं, ऊपर से इतना मिटा देते हैं। अब इनफ स्पेस है, तो इसमें क्या करने वाले हैं इस स्पेस में सर, बॉन्डिंग दिखाएंगे और कुछ नहीं, है ना। तो ये पी बॉन्डिंग ऐसे हो जाएगी, पाई बॉन्डिंग इस तरीके से होती है कुछ। तो ये पाई भी बन गया। तो क्या बना भाई, जरा ध्यान से देखो स्ट्रक्चर, ये एक प्लेन में होगा, तो एक प्लेन भी हम बना देते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ, ट्राइगोनल तो है ही है, लेकिन एक ही प्लेन में है, तो क्या कहेंगे, प्लेनर। अब जरा ध्यान से देखो, ये कार्बन था,
हाँ सर, ये कार्बन का एक पी आया, वो उधर एक ऑक्सीजन था, उस ऑक्सीजन का भी एक पी बचा था। कार्बन और ऑक्सीजन का एक पी पहले ही बॉन्डिंग कर चुके हैं, कार्बन ने 2 के साथ पहले से ही बॉन्ड बना रखा है आर आर, और जब ये ऐसे जुड़े तो इन्होंने एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करी, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया। फिर इसको आपको इतना कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अपना क्या बन गया भाई, कार्बोनिल का स्ट्रक्चर नहीं बन गया, देखो ज़रा ध्यान से। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ध्यान में रहेगा क्या? हाँ सर रह लेगा। चलिए फिर रह लेगा तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे साथ एक चीज़ लिख लो, पहले इसी को लिख लो भाई, है ना। चलिए फिर अब लिखिए, नोट डाल के लिखेंगे। क्या डाल के लिखेंगे सर? नोट डाल के लिखेंगे। नोट, नोट क्या है भाई? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड इज पोलर। मतलब ये जो कार्बोनिल का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, सी डबल बॉन्ड ओ, और कार्बन की 2 वैलेंसी खाली है, ये पोलर है। कैसे सर? ये पोलर ऐसे है भाई कि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करते हैं सबसे ज़्यादा। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की जब हम बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा फोन, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन इस कैटेगरी में आ रखा है, आपने देख लिया। तो कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन ने एक बॉन्ड दिया है और इसने एक बॉन्ड दिया है, तो उसके बलबूते पे इन्होंने ये बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रखी है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, इस पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है। क्यों? इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब एटम को अपनी तरफ खींच पा रहा है ऑक्सीजन, है ना। इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बहुत ज़्यादा है ऑक्सीजन में। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ऑक्सीजन क्या है भाई, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सर ऐसे एटम्स को जो है वो अपनी तरफ खींच पा रहा है। तो इस कारणवश आपको ये बॉन्ड में पोलैरिटी शो हो जाएगी। कार्बन के 2 बॉन्ड तो ऐसे ही रहे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल ही बॉन्ड रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने लगभग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव चार्ज, और कार्बन से जा रखे हैं तो कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। तो कोई कहे कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कैसे पोलर है, तो आप कहें ना ऐसे पोलर है। कैसे पोलर है? आप कहेंगे ऐसे पोलर है। आपने इस तरीके से पोलैरिटी को शो कर दिया। देखिए, ठीक है। चलिए भैया, बहुत सी चीज़ें आज हमें करनी है ना, क्योंकि अभी हमें नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, एल्डिहाइड्स का पढ़ना है, देन कीटोन्स का पढ़ना है। तो भाई बनाना तो है। और फिर एक पॉइंट मैंने आपको लिखा रखा है और दूसरा पॉइंट लिखा देता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से, मेरे साथ लिखना। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंस। क्या डिस्कस कर रहे हैं मेरे भाई? इम्पोर्टेंस डिस्कस कर रहे हैं। ये जो हम ग्रुप्स पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलेशन के डेरिवेटिव, इनकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो पहला लिखना कि ये परफ्यूम, पेंट्स एंड रेजिन्स में यूज होते हैं। दूसरी चीज लिखना, ये एरोमा एंड फ्लेवर के लिए यूज होते हैं। किसमें सर? परफ्यूम, पेंट और रेजिन तो बनते ही इनसे, बहुत बढ़िया वाले। एरोमा मतलब क्या होता है? खुशबू। और फ्लेवर के लिए भी ये यूज होते हैं, जैसे
OH, OCH3 एंड CHO। ये क्या है? ये है वेनिलियम। अब ये जो वेनिलियम है, इससे ही हम एक्सट्रैक्ट करके क्या निकालते हैं? वेनिला निकालते हैं। एक्सट्रैक्ट करके हम क्या निकालते हैं? वेनिला निकालते हैं। और वेनिला एसेंस वाली आइसक्रीम तो हम सब खाते हैं, तो ये फ्लेवर, खुशबू तगड़ी आती है ना उसकी वेनिला की, अगर ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा ही होगा, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो ये वेनिलियम है, ठीक है। CHO, OCH3, OH, ये आपको ध्यान में रखना है, पोजीशंस का खासकर ध्यान में रख लेना, ठीक है। ऐसे ही दूसरा देखो, दूसरा है आपका सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड, तो सैलिसिल एल्डिहाइड कैसा होता है सर? सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर है। क्या करना है? ये CHO यहाँ पर यूज़ करना, और जस्ट एक पोजीशन बगल में इसके OH आ जाएगा। ये रीमन टिमेन जो हमने रिएक्शन पहले पुराने चैप्टर में पढ़ी थी, है ना, वहाँ पर भी इसका हमने यूज़ किया था। तो ये हो गए भाई आपके कुछ कॉमन सी चीज़ें, ज़रा एक बार नज़र मार लेना। तो वेनिलियम और सैलिसिल एल्डिहाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलिसिल एल्डिहाइड को याद करने के लिए सैलिसिल एल्डिहाइड ऐसे तोड़ के पढ़ना, ठीक है। तो चलिए भाई, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, है ना। इतनी चीज़ें हमने कवर अप कर ली। एक मिनट में थोड़ा सा डस्टर साफ कर लूँ अपना, या मैं डस्टर ही चेंज कर लूँ। बहुत चौक पी गया है अभी तक, अब ये गंदगी फैला रहा है खाली। तो यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस का हमने करा नहीं है, बहुत ही बेसिक सी बात है। दो चीज़ें आपको बताई, दूसरा तो इम्पोर्टेंस ही हो गया है ना। पहला स्ट्रक्चर बताया आपको, और उससे पहले कुछ ग्रुप्स याद कराए थे, तो वो आई होप आपको अभी तक हो गए होंगे। चलिए भाई, एक ही बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ। देखो, सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मूला पढ़ा, और उससे पहले हमने देखा कि वेनिलियम को हमने पढ़ लिया। वेनिलियम का स्ट्रक्चर कैसा था सर? CHO, इसके जस्ट नीचे पैरा पोजीशन में OH, और उसके जस्ट फ्रीक्वेंट पोजीशन में, बस बगल वाली एडजेसेंट पोजीशन में आपको क्या लगाना है? OCH3 मिथॉक्सी। उसके बाद अगर आप आगे देखो तो हमने जो पढ़ा वो था सैलिसिल एल्डिहाइड। इसमें आपको CHO और उसके जस्ट एडजेसेंट पोजीशन में OH लगाना है। तो ये दो इम्पोर्टेंट कंपाउंड हो गए। बाकी ये पेंट्स, परफ्यूम्स, ये सब बनाने में तो यूज़ होते ही हैं। मेन चीज़ मैंने आपको बताई इनका एरोमा और इनकी फ्रेगनेंस के बारे में। एरोमा और फ्रेगनेंस में ही ये एग्जाम्पल आपको दिए गए थे, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ें हैं भाई जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। रेजिन्स बनाने में भी इनका यूज़ होता है, रेजिन्स भी नहीं भूलना है, तो रेजिन्स भी ध्यान में रखेंगे। अच्छा सर, उसके पहले आपने सर हमको स्ट्रक्चर बताया था। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था सर कि ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, सिग्मा बॉन्डिंग, ये किसी के साथ सिग्मा बॉन्डिंग, ये किसी के साथ सिग्मा बॉन्डिंग, इसका एक पी है, ऑक्सीजन का एक पी है, ये आपस में पाई बॉन्डिंग, इनके बीच का 120 डिग्री, इनका भी 120 होगा, इनका भी 120 होगा। इस तरीके से हल्का फुल्का सा स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ लिया। हाइब्रिडाइजेशन कितना होता था इसका सर? हाइब्रिडाइजेशन सर sp2, वैसे तो आपको निकालना आना चाहिए, फिर भी ध्यान में रख लेना अगर नहीं आ पा रहा है, किसी कारणवश आप पीछे की चीज़ें नहीं पढ़ पा रहे हैं तो, ठीक है। तो इतनी सी बातें हैं। फिर
सर थोड़े से कंपाउंड्स आपने पहले बताए थे, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो तो याद हो गए। आगे वाले हमने पिछले साल पढ़ा नहीं था तो याद नहीं हुए, मैंने कहा कोई नहीं देख लो। एस्टर बोलने थे, एस्टर के लिए बस एक ही चीज़ ध्यान में रखो ना, RCOOR। मैंने कहा उससे ज़्यादा आपको ध्यान ही में नहीं रखना, RCOOR। सर एसिड एनहाइड्राइड है तो कुछ नहीं, यही तो करना है, RCOOCOR। एसिड एनहाइड्राइड है, क्या है, एसिड एनहाइड्राइड। एस्टर हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, फिर सर तो कुछ है ही नहीं फिर तो। फिर RCOCl, ये क्या है, एसाइल क्लोराइड। और लास्ट में सर RCONH2, एसिड अमाइड। तो रिवीजन भी मैंने आपका करा दिया भाई, देखो है ना, चलते रहेगा ये रिवीजन, ये तो खास बात है अपनी क्लास की। मैं वन शॉट लूँ, मैं कुछ लूँ, है ना, मैं वन शॉट लूँ चाहे मैं कुछ लूँ, रिवीजन तो आपका चलता ही रहेगा। जस्ट अ मिनट। अब ऐसा करते हैं भाई, अभी तक का जो लेक्चर है वो काफ़ी बढ़िया सा गया है ना, प्रिपरेशन भी हम पढ़ेंगे, सारी चीज़ें हम करेंगे, दैट इज़ वेरी वेरी फाइन। अब जो बचता है दैट इज़ नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो आपको मेरे साथ ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना भाई। तो एक काम करते हैं, क्यों ना मैं आपको नॉमेनक्लेचर जो है वो लास्ट में करा दूं। बिलीव मी, ये नॉमेनक्लेचर ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये नॉमेनक्लेचर थोड़ी सी, है ना, थोड़ी सी देर की बात है और नॉमेनक्लेचर आपका यूं ही ख़त्म हो जाएगा। तो क्यों ना हम प्रिपरेशन मेथड पे चले, नॉमेनक्लेचर मैं लास्ट में करा दूंगा, आई स्वेयर डैट आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा नॉमेनक्लेचर को करने में, क्योंकि रटना है यहाँ नॉमेनक्लेचर। 12th में नॉमेनक्लेचर पढ़ने का मतलब होता है रटना। क्यों सर, IUPAC थोड़ी में सीखते हो यहाँ, IUPAC तो सीख के आते हो, IUPAC तो पता भी होते हैं, वो भी हम यहाँ रिवाइज कर लेंगे, जिसको नहीं आता वो भी आ जाएगा। IUPAC तो बच्चा है, IUPAC तो सबसे ईजीएस्ट नॉमेनक्लेचर है ना भाई, वो थोड़ी में गलत होता है। गलती किस में होती है, कॉमन नेम में। ये कॉमन नेम सर कैसे निकालेंगे, ये तो रटना है। तो कुल मिला के यहाँ नॉमेनक्लेचर का मतलब ही रटना है, खाली नाम दूंगा, याद कर लो कहूँगा, करा दूंगा एक्चुअली, है ना, ऐसा नहीं कि नाम याद करने के लिए, करा दूंगा यहाँ पर, बस थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन हो गया है, यहीं पर लिख लेना इंट्रोडक्शन के नीचे पर कहीं पर नोट बना के कि विल डू IUPAC एट लास्ट। अच्छा आप एक चीज़ यहाँ पर समझ लो, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना। चैप्टर का नाम तो है भैया एल्डिहाइड, अब क्यों लिखूँ पूरा, अब तो तुमको बता दिया मैंने, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इट इज़ अ टोटली डिफरेंट खेत की चिड़िया। आपको यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है, एल्डिहाइड और कीटोन पे। ये चैप्टर इज ऑल अबाउट एल्डिहाइड एंड कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड वी विल कवर इनटू नेक्स्ट चैप्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ टोटली होल न्यू चैप्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छे से पढ़ेंगे पूरी शिद्दत के साथ। यहां नॉमेनक्लेचर भी एल्डिहाइड और कीटोन का ही बताऊंगा मेरे भाई, और उन्हीं की मेथड ऑफ प्रिपरेशन करनी है। बहुत बड़ा चैप्टर है, करते रहेंगे तो हो जाएगा जल्दी, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड तो टोटली नहीं चढ़ता ही, मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर में टाइम लगता है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ अमाइंस में ज़रा टाइम नहीं लगेगा। अमाइन इज़ अ गुड चैप्टर, आई स्वेयर डैट, बट थोड़ा बहुत पैटर्न भी चेंज है बोर्ड का आपके, है ना। सिलेबस थोड़ा सा नीट में कम हो गया है, तो उस हिसाब से हम चलेंगे। कॉमन सी बातें सब हमने जान ली है। अब हम आते हैं MOPs में। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। MOP हम पढ़ने वाले हैं। किसकी पढ़ेंगे सर, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की पहले दोनों की हम पढ़ रहे हैं। मतलब MOP आप एक सीक्वेंस में पढ़ोगे सर, जैसे पहले आप पढ़ रहे हो एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों की MOP, फिर आप पढ़ोगे ओनली एल्डिहाइड की MOP,
फिर आप पढ़ोगे ओनली कीटोन की MOP। इस तरीके से चैप्टर बढ़ेंगे आगे। तो पहला मेरे साथ लिखना, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। पहली मेथड क्या है भाई, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। मतलब एल्कीन और एल्काइन को हमने ओजोनोलाइसिस करा दिया। ओजोनोलाइसिस मतलब ओजोन के साथ O3 के साथ रिएक्ट करा दिया तो क्या बनेगा, ये पिछले साल की रिएक्शन है, पिछले क्लास की रिएक्शन है। ठीक है, बातों को समझ पा रहे हैं आप, है ना? तो क्या होता है सर ओजोनोलाइसिस में, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एक एग्जांपल ले लिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और बोल रहा है इसकी रिएक्शन कराओ ओजोन O3 के साथ। ओजोनोलाइसिस इतनी नहीं होती है एक्चुअली। ओजोनोलाइसिस कंप्लीट क्या है मैं आपको यहीं पर लिखा देता हूँ। इसके बाद आपको Zn प्लस H2O भी लेना है ना? उसका क्या काम है, कैसे करता है, अभी हम समझ लेंगे। तो देखो एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है, जरा समझना, बातों को अच्छे से समझना, ठीक है? एल्कीन एंड एल्काइन है तो सर पहले हम एल्कीन को फोकस करेंगे। किसको फोकस करेंगे भाई? एल्कीन को। फिर हम एल्काइन पढ़ लेंगे। एल्कीन में भी पहले हम स्ट्रेट चेन पढ़ रहे हैं, है ना? रिंग वाले भी तो होते हैं एल्कीन। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको। तो चलो मैं इसको आपको दो प्रोसेस में ही बता देता हूँ, या चलो पहले ऐसे ही कर लेते हैं। तो CH3 चौक वाइट ले लेते हैं इसके लिए, है ना? CH3CH ऐसा ही रहेगा भाई, CH3CH ऐसा ही रहेगा, इस पे कोई चेंज नहीं आने वाला। ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा और यहां पर अपना CH2 आ जाएगा। CH2 आ जाएगा तो फिर क्या करना है सर, ऑक्सीजन में, ओजोन में ऑक्सीजन कितने हैं? 3 ऑक्सीजन है भाई। तो आपको एक ऐसा पेंटागन वाला स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। कैसे सर? डबल बॉन्ड तोड़ा, आधा कंपाउंड इधर फेंका, डबल बॉन्ड के, देखो डबल बॉन्ड के इस साइड वाला आधा कंपाउंड उधर और आधा कंपाउंड उधर फेंक दिया। फिर क्या होता है, 3 ऑक्सीजन है ना, तो सर 1 ऑक्सीजन ऊपर और 2 ऑक्सीजन इनके नीचे, इस तरीके से लगाओ। इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं बीच में, जो कि एक इंटरमीडिएट होता है। ये जो बना है मेरे भाई जरा ध्यान से समझना, दिस इज एन इंटरमीडिएट, और इस इंटरमीडिएट का नाम क्या है? ओजोनोमाइट। क्या है? ओजोनोमाइट। अब देखना इसके बाद क्या होता है। ये जो Zn प्लस H2O हमने लिया है, इसमें से ये जो जिंक है ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ कर देता है। तो क्या बन जाएगा मेरे भाई? ZnO, है ना? तो क्या बन गया? ZnO निकल गया आपका। और इधर कंपाउंड में क्या होगा, आधा कंपाउंड तो ऐसे टूटेगा और आधा कंपाउंड ऐसे टूटेगा, रिजल्टिंग इन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। क्योंकि ऊपर से बॉन्ड फ्री है, नीचे से बॉन्ड फ्री है, तो कार्बन और ऑक्सीजन आफ्टर, देखो ऊपर से बॉन्ड टूटा ना तो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, नीचे से भी तो बॉन्ड टूट गया, 1 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बनता है ना, तो बीच में बीच बॉन्ड टूटा तो 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास। सिमिलरली इसका ऑक्सीजन ने भी 2 बॉन्ड थे तो 1 इसके पास गया, 1 इसके पास गया, और Zn ने ऑक्सीजन के साथ ZnO 2 इलेक्ट्रॉन वाला शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिया ZnO। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास खाली है तो बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनेंगे। तो कैसा बनेगा? CH3CHO प्लस दूसरा क्या बना आपका? CH2O, या फिर इसको CH2O को ध्यान रखना,
यहाँ पर तो मैं बता देता हूँ CH2O, इसी को यहाँ पर क्या लिखते हैं ऑर्गेनिक में HCHO लिखते हैं, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड, इस कारणवश HCHO लिखेंगे CH2O को आज से। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो ये वाली बात यहाँ पर हो गई है भाई। इस टाइप की जो ओजोनोलाइसिस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस बोलते हैं। ये है क्या, ये है सर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। एक्चुअली हुआ क्या है ना, आपको शायद कम समझ में आया, इसलिए मैं और डिटेल में इसको बताऊंगा। मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, है ना, मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, सीधे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या है, क्योंकि ये मैंने एक ही स्टेप में निपटाई है। यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, ज़रा मैं बताऊँगा आपको, ध्यान से सुनना आप, बस लिखना है तो लिख देना। देखो भाई, कुछ ऐसा हुआ है, CH3CH CH2 ये हमारा कंपाउंड था। तो पहले क्या होता है, पहले ये सिर्फ ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा O3, पहले सिर्फ ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा O3 के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, बॉन्ड टूट जाएगा, आधा पार्ट एक साइड, आधा पार्ट एक साइड, CH3CH2 सॉरी CH3CH और उधर CH2, और वो जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ इस तरीके से पेंटागनल स्ट्रक्चर में आ जाएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। बॉन्ड आप देख लो कैसे बनेगा, इसका फ्री हो गया ना, दो बॉन्ड थे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, एक एक इलेक्ट्रॉन देके इसने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया। इन दोनों ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और बच रहा था, तो इन्होंने आपस में बॉन्डिंग कर ली। ये बाकी आपने अगर बेसिक जितने क्लियर करें उतना क्लियर आपका होते जाएगा। इतने लेट के चैप्टरों में इतना डीप एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है वरना, है ना। तो ज़रा ध्यान से देखना, फिर हमें इसकी रिएक्शन करानी है Zn+H2O के साथ। तो क्या होगा सर, जिंक जो है वो बोलेगा पंछी बनूं उड़ता फिरूं, और वो उड़ते उड़ते ऑक्सीजन के साथ जाके इसको अपने साथ कर लेगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, ZnO बन के निकल गया, प्लस ये Zn+H2O दूसरी प्रोसेस का स्टेप है। और ये जो बना था इसको मैंने क्या बोला था, ओजोनोमाइड। ये क्या होता है, एक इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया हमने। 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन बचाओ, सबसे सिंपलेस्ट CH3CH2 CH3 होगी, इसके बीच में डबल बॉन्ड लाना है तो इसको CH बनाना पड़ेगा, इसको CH2 डबल बॉन्ड अपने आप आ गया। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया आपके लिए पहले। अब देखो फिर क्या करना है, फिर ब्रेक कर देना है सर, आधा ऐसे आधा ऐसे। तो सर ये तो बन गया, एक बन गया CH3CHO, क्या बना भाई, एल्डिहाइड बना, और HCHO मतलब सर कुछ ऐसा हुआ भाई, ये CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O, कुछ इस तरीके से कंपाउंड बना। समझे बात को, चलिए अभी CH3CHO सर CH3 ग्रुप आगे पर है, ये एल्डिहाइड है तो इसको एसिड एल्डिहाइड नाम दे सकते हैं हम, नॉमेनक्लेचर में समझेंगे आगे। और इसका नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड, इसलिए हमेशा इसको CH2O ना लिख के HCHO करके लिखा जाएगा। अब देखो इतना भी आपको नहीं करना था, लेट्स गो फॉर अ शॉर्ट ट्रिक। क्वेश्चन जो आएंगे इसके रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के, वो कैसे करने हैं मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। O3 तो ऊपर दिया था, लेकिन नीचे पर क्या था मेरे भाई, Zn+H2O भी तो था। तो आपको क्या करना है, नीचे पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को ले आना है। ठीक है, जो जो स्टेप है मैं आपको एक नई पेन से दिखा दूंगा, है ना, एक डिफरेंट कलर का मार्कर, और ये चलिए हो जाएगा। सेम है क्या, नहीं अलग अलग है। तो
देखो आपकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, आप ऑक्सीजन के साथ करा रहे हो ना, दो डबल बॉन्ड है तो नीचे पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लाना, ब्रेक करा देना। ब्रेक कराओगे तो क्या होगा सर, एक ऑक्सीजन यहाँ दे दो, एक ऑक्सीजन यहाँ दे दो, क्या बन गया CH3CHO प्लस HCHO। ये शॉर्टकट है भाई, देखो 2 मिनट में आंसर आया। जहाँ पर डबल बॉन्ड है उसके नीचे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिखो, ब्रेक कर दो बॉन्ड को, शॉर्टकट है, आंसर हाथ में। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लगाऊंगा अभी 2 मिनट में ये समझ में आ जाएगा। अभी हमने क्वेश्चन ही कहाँ करे हैं, अभी तो हमने बस समझा है ना। अगर किसी को मैकेनिज्म समझने में दिक्कत है तो 2 मिनट में शॉर्टकट समझो, मैं आपको बता दे जाता हूँ। एक एक करके क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, लिखते रहना जरा क्या करना, लिखते रहना, ठीक है। एल्कीन्स की ही हम बात कर रहे हैं फिलहाल। तो देखो एक तो ये ले लो CH3CH डबल बॉन्ड CH3 अगला एग्जाम्पल देखो और तगड़ा सा, सब सीख जाओगे आप इसमें, है ना। इतने एग्जाम्पल हम यहाँ पर कर ही ले रहे हैं कि आप सब सीख जाओ। देखो भाई तगड़े एग्जाम्पल है, मजाक सारी एक तरफ, एग्जाम्पल सारे एक तरफ। बहुत लल्लू वाले एग्जाम्पल करके हमें फ़ायदा नहीं है ना, तो इसीलिए थोड़े से तगड़े एग्जाम्पल ही करेंगे। चलिए ट्राई करिए, ट्राई करें भैया, ट्राई करें। कैसे करेंगे सर, वही शॉर्ट ट्रिक लगाओ अभी जो आपको बताई। डबल बॉन्ड के ठीक नीचे O डबल बॉन्ड O बॉन्ड ब्रेक, तो क्या बन गया CH3C डबल बॉन्ड O H प्लस CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब जितने अच्छे से लिखना चाहो आप लिख सकते हो, एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है, ये अपना आंसर है। सिंपल सी बात है भाई, दोनों अलग अलग कंपाउंड है, ठीक है। 2 टाइम्स ये लिख देते हैं बहुत बारी लोग, तो वो गलती हो जाती है फिर। अच्छा इसमें क्या करेंगे सर, वही ट्रिक भाई, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक, लेकिन ध्यान में क्या रखना, यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे, इसके साथ क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। तो ये कैसा बना देखो जरा, यही ब्रेक हुआ है, यहाँ तो ब्रेक नहीं हुआ है ना, तो यहाँ का ऐसा ही रखो स्ट्रक्चर, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, इतना ऐसा ही है, इतना ऐसा ही है, इतना ऐसा ही है, बस बीच में ब्रेक हुआ है। यहाँ पर एक कार्बन होगा, कार्बन, उसके साथ एक हाइड्रोजन होता है, कहा सर आपने, हाँ होता है, और उसके साथ आपने ऑक्सीजन को अटैच कर देना है, तो CHO ये स्ट्रक्चर बन गया। नीचे पर भी एक कार्बन होगा, हाँ सर होगा, एक हाइड्रोजन, हाँ सर, उसके साथ भी एक ऑक्सीजन, तो CHO एक स्ट्रक्चर ये बन गया। देखो भाई कितनी प्यारी प्रोसेस है, कितनी प्यारी प्रोसेस है, कितनी प्यारी ट्रिक है, 2 मिनट में आपका आंसर भी आ गया। तो जरा देख लेना, तो जरा देख लेना। अब एक ख़त्म ही करता हूँ इस पहली प्रोसेस को, एक तगड़ा वाला आपको देता हूँ, है ना, आप उसको बनाओ भाई। लेट मी जस्ट चेक कि पहले कुछ मिले मेरे को ठीक ठाक आपको देने लायक का, तब मैं आपको दे पाऊँ। चलिए एक लास्ट एग्जांपल, फिर हम एल्काइंस पढ़ेंगे। एल्काइंस पर हम अभी पहुँचे नहीं है ना फिलहाल इस केस में, तो एल्काइंस भी तो पढ़ने। तो एक लास्ट एग्जांपल करो, ये स्ट्रक्चर क्या है आपको पता होगा, और ये बहुत ही स्पेशल केस है, गलतियां होंगी इसमें, बट यू शुड ट्राई नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। पहली कंडीशन O3, दूसरी कंडीशन Zn प्लस H2O, लेकिन इस केस की एक खास बात, इसमें एक तीसरी कंडीशन भी आती है जो कि हमारे काम की नहीं है, तो हम लिख देते हैं एक्सट्रीम कंडीशन। जब आप इसको प्रोवाइड कराओगे तभी ये रिएक्शन करेगा। मतलब सर आओ समझाता हूँ। देखो ये बेंजीन है, तो पहली बात तो बेंजीन को खोलना सीखो।
जो कि बहुत ही फुद्दू सी बात है, सभी को जानते होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सर एक यहाँ खोल दिया, एक यहाँ खोल दिया, एक यहाँ खोल दिया, कहीं भी खोल सकते हो आप। अगर इस तरीके का दिया है, ऐसा स्ट्रक्चर दिया है तो फिर ऐसे ही खोलना पड़ेगा। अगर गोला बना के दिया है तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिखाने हैं आपको, आप उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। फिर क्या सर, फिर भाई वही ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पर दोगे, जहाँ जहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो ये टूटा, ये टूटा, ये टूटा। अब जरा ये समझो मेरी बात, बनाना कोई टफ नहीं है। इसको कैसे बनाओगे, देखो ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, तो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, 2 कार्बन की चेन, इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो HO, तो CHO और CHO इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा, है ना। CHO और CHO यहाँ पर बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी CHO CHO, यहाँ पर भी CHO CHO, जो 3 इंटू CHO, तो 3 CHO यहाँ पर बन जाएंगे। एक CHO आप देखो तो इसका बनेगा, एक CHO इसका बनेगा, एक CHO इसका बनेगा। और ये CHO CHO क्या होता है भैया, ग्लाइऑक्सल। आगे IUPAC में पढ़ेंगे, ठीक है, याद नहीं करोगे तो चलेगा यहाँ पर। अच्छा, एक्सट्रीम कंडीशन क्यों दिए सर, क्योंकि भैया देख, नॉर्मल कंडीशन में अपना बेंजीन रेजोनेंस दिखाता है। रेजोनेंस मतलब सर यही दिक्कत, कहाँ पर डबल बॉन्ड है पता ही नहीं हमको, तो आपने एक मान लिया, मैंने आपको ये कंडीशन दे दी, मैंने कहा लो ये डबल बॉन्ड है और एक्सट्रीम रेजोनेंस दिखाता है। तो रेजोनेंस दिखाता है तो वो हाईली स्टेबल होता है। कोई चीज़ जब रेजोनेंस दिखाती है ना तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, तो ये हाईली स्टेबल होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में तो ये कुछ कर ही नहीं सकता है, तो एक्सट्रीम कंडीशंस इसको देनी पड़ेंगी, तब जाके ये ग्लाइऑक्सल की फॉर्मेशन करेगा। देखो भाई इतनी सी बात थी, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे को बढ़ सकते हैं, क्या है ना, आगे को बढ़ सकते हैं क्या। चलिए बाकी का जो है हम करेंगे अगले लेक्चर से, ऐसा करते हैं फिर। आज के लिए फ़िलहाल इतना काफ़ी है। धन्यवाद।